मेरी सास का तो पता नहीं मेंटली हालत ठीक थी या नहीं पता नहीं, पर उन्होंने मेरी मेंटल हालत बहुत ख़राब कर दी थी। जब वो टॉर्चर करती थी ना, तो एक दिन नहीं करती थी, वो 1 महीने तक उनका टॉर्चर चलता था। मुझे कुकिंग चैनल दिखाए, जैसे होता है ना कोई और गांव के कुकिंग चैनल थे, वो सारे दिखाए। तो मेरे को लगा कि हाँ ये कर सकते तो शायद मैं भी कर सकती हूँ ऐसा। मेरी सास को ये सब अभी तक कुछ पता नहीं था। वो समझती थी पीछे से कि ये कुछ तो ऐसा करते हैं जो मुझे बताते नहीं है। तो उसने क्या काम किया, एक दिन वो आधे घंटे में ही वापस आ गई और फिर नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राव मंजू है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है राव मंजू किचन के नाम से। और आपके प्यार और सपोर्ट और भगवान की मतलब आशीर्वाद से मेरे आज उस पर 9,50,000 सब्सक्राइबर है। लेकिन इस चैनल को बनाने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही जर्नी शेयर करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है सिलपटा, वहाँ पर पैदा हुई हूँ। मेरी बहन जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बड़ी वाली, तो वो मेरे दादा दादी ये कहते थे कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, घर का काम कुछ नहीं करना है। तो हमें खाना वाना वगैरह कुछ नहीं बनाने देते थे, बस ये कहते थे तुम पढ़ो। तो हम पढ़ते थे। मैं एक एवरेज बच्ची थी, ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थी और ज़्यादा नालायक भी नहीं थी, नॉर्मल थी। जब मैं 8th क्लास में आई तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई। तो सारा परिवार जैसे बिखर गया, पापा बहुत दुखी हो गए। तो मेरे दादा दादी ने सोचा कि अब हमें दिल्ली जाके रहना पड़ेगा मेरे पापा के पास। तो मैं और मेरी बहन और मेरे दादा दादी हम दिल्ली आ गए। मेरे बहन भाई तो पहले से ही पापा के पास रहते थे, तो यहाँ पर हमारा एडमिशन करवा दिया स्कूल में। तो हमारे साथ एक और प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि मेरी दादी को ना खाना बनाना नहीं आता था चूल्हे पर, गैस के चूल्हे पर। वो नॉर्मल चूल्हे पर तो मिट्टी वाले पर तो बना लेती थी, लेकिन गैस वाले पे नहीं बना पाती थी। तो हम स्कूल में जाते थे 7 साढ़े 7 बजे के करीब जाते थे, तो ब्रेड चाय रस चाय के साथ खा के चले जाते थे। मेरे छोटे बहन भाई भी यही खाते थे और दादा दादी भी यही खाते थे, और पापा भी ऑफिस जाते तो चाय ब्रेड का नाश्ता करके जाते थे। तो फिर हम टिफ़िन नहीं ले जाते थे। तो बच्चे वहाँ जब जब रेस्ट होता था, जब ब्रेक मिलता है एक, तो उसमें बच्चे टिफ़िन खाते थे। तो बच्चे सब खाना खाते थे, वो कहते मंजू तू टिफ़िन नहीं लाती क्या? तो मैंने कहा नहीं, हमें भूख ही नहीं लगती है। तो उनको कौन बताए कि मुझे भूख इतनी लग रही है कि मैं पूरी क्लास का टिफ़िन अकेले ही खा जाऊँ, इतनी भूख लगी होती थी। तो ख़ैर हम फिर घर आते, खाना बनाते। हमें ज़्यादा अच्छा इतना बढ़िया खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन दाल, चावल, रोटी हम बनाना सीख गए थे। तो बनाते तो दादा-दादी सब खाते, पापा भी रात को आते, वो ही उस टाइम ही खाते थे, क्योंकि पुलिस में तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो दिवाली पास में थी, आने वाली थी, तो मेरे दादा-दादी को कहीं जाना पड़ गया, बहुत ज़रूरी काम था। वो जाते नहीं थे हमें कभी छोड़कर, लेकिन बहुत ज़रूरी काम था। तो दिवाली थी, उस दिन पापा बोले कि खाना बना लेना, मैं आऊँगा शाम तक, बना के मेरा रख देना, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी लेट नाइट तक है, 12-1 बजे तक आऊँगा। पुलिस वाले की फेस्टिवल में ज़्यादा देर तक ड्यूटी लगती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है पापा हम बना लेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली हम सोचते थे बना लेते हम खाना। तो मैंने अपने बहन भाई से पूछा कि क्या खाओगे तुम? तो उन्होंने कहा कि दीदी आलू वाली कचौड़ी बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है बना लेंगे। तो हमने खूब सारे आलू उबाले, आटा गूँधा, तेल गरम किया अच्छे से। तो जैसे पूरी बना के डाले तो पूरी एकदम कचौड़ी फट रही थी। कचौड़ी जब आलू भर के डाल रहे थे तो सारा आलू फैल रहा था उसमें। हमने सोचा अभी फर्स्ट है तो शायद टूट रही है, नेक्स्ट ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे हम पूरी कचौड़ी डाल रहे थे वो सारी फट रही थी, खराब हो गया। तो उस टाइम मेरी मेरी बहन को मम्मी की याद आई, हम रोने लग गए। तो हमें देख के छोटे बहन भाई भी रोने लग गए थे कि दीदी रो रही है। उनको पता नहीं क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर मेरे पापा ने सोचा कि इनको अब खाना बनाना सिखाना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इनको अभी कुछ नहीं आता। तो मेरे पापा की जब भी छुट्टी होती तो वो नई-नई डिशेज़ तैयार करवाते हमसे। कभी बार ख़राब भी हो जाती थी, लेकिन उन्होंने हमें खाना सिखाया। मेरे पापा ने, सबकी मम्मी सिखाती है, लेकिन हमारे को हमारे पापा ने सिखाया है। मेरी बहन, बड़ी बहन की शादी के 4 साल बाद पापा ने कहा कि भई इसकी भी शादी करनी है, तो मेरे लिए भी लड़का ढूँढा। 5 साल हो गए हमारी शादी को, तो मेरे 2 बच्चे भी हो गए।
तो लेकिन मेरी सास 5 साल के बाद इतने गुस्से वाली हो गई मेरे प्रति, पता नहीं क्या उनको हो गया, इतनी नफ़रत करने लग गई कि बस वो हर बात पर मुझे टॉर्चर करने लग गई। इतनी परेशान करती थी कि मैं ये सोचती मैं करूँ क्या? कहाँ जाऊँ? मतलब आपको मैं बता नहीं सकती कि इतने नेगेटिव विचार भी आते थे कि मैं क्या करूँ? समझ में नहीं आता। फिर मेरे हस्बैंड जो है एक डॉक्टर के पास गए, जो हमारा फैमिली डॉक्टर है। तो उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी को ना दिखाओ तुम, इनको कोई साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। तो मेरे हस्बैंड ने आके मेरी नंदों को बताया और मुझे भी बताया कि ऐसे-ऐसे मम्मी के बारे में ये बोल रहे हैं कि तब परेशान करती है, शायद इनको तो साइकोलॉजी कोई प्रॉब्लम है। पर मेरी ननदें बोली कि इसको कहेगा कौन कि डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वो अपने आप को बेस्ट मानती थी, सबसे समझदार मानती थी, कभी किसी की बात ही नहीं मानी उन्होंने, वश में ही नहीं आती थी किसी के, इतना टॉर्चर करती थी और ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगाती थी कि मैं यहाँ पर इतनी बड़ी जगह पर मैं बोल भी नहीं सकती थी कि वो क्या बोलती थी मेरे बारे में। मेरी सास का तो पता नहीं मेंटली हालत ठीक थी या नहीं पता नहीं, पर उन्होंने मेरी मेंटल हालत बहुत ख़राब कर दी थी। क्योंकि मैं जैसे बैठी-बैठी रोने लग जाती थी जब मर्ज़ी और बड़बड़ाने लग जाती थी, कुछ भी बोलती। तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि ये तो बहुत बुरी हालत हो गई, अब इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि भई इसको तो डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा और इसको दवाइयाँ देनी पड़ेगी। तो उन्होंने मेरे को दवाइयाँ दी, फिर मेरी बीपी की भी दवाइयाँ शुरू हो गई, मतलब बहुत हेल्थ इश्यू शुरू हो गए और वो इतना टॉर्चर करती थी कि मानती नहीं थी। गाली-गलौच और मतलब हद से ज़्यादा लेवल क्रॉस कर जाती थी, कि फिर मैं सोचती मैं मर जाऊँ, क्या करूँ समझ में नहीं आता था। और जब आदमी जब डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम में होता है तो बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की। जैसे एक बच्चे की केयर करते हैं, इस तरह से मेरी वो केयर करते थे हमेशा। और जैसे मेरी सास को बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ये कहती थी कि नहीं, बाहर नहीं जाएगी बिल्कुल भी। तो मेरे हस्बैंड भी दुखी होते थे, पर अपनी माँ के सामने वो कुछ नहीं बोल पाते थे। मुझे कोई कपड़ों की ज़रूरत होती थी या कुछ होती तो हम छुप के कपड़े लाते थे। जैसे मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, तो शाम को ड्यूटी से आते टाइम उनकी शॉप पर मेरे कपड़े या जो भी मैं चीज़ मँगाती थी, वो वहाँ रख के आते थे। और जो मेरी सास जब बाहर घूमने चली जाती थी रोटी खा के शाम को, जब वो घर में लेकर आते थे, तब मैं कपड़े-वपड़े सिलवाती थी और उसके बाद तो ठीक है, ये चल रहा था। तो मैं क्या करती, मेरे साथ ये होने लग गया कि डिप्रेशन की जब मैं दवाइयाँ ले रही थी, तो मैं खाना खाती और सो जाती। नींद आने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब ऐसा लगता है कि मैं काम करूँ फटाफट से सो जाऊँ। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ये तो बच्चे छोटे हैं और इसकी तो हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि तू ना पार्क जाया कर घूमने के लिए। तो मैंने कहा मैं पार्क तो चली जाऊँगी, लेकिन मम्मी का क्या करेंगे? मम्मी तो बहुत गुस्सा करेगी। तो उन्होंने कहा, पहली बार उन्होंने कहा कि मैं माँ को देख लूँगा, तू जा पार्क। तो मैं पार्क चली गई, पहली बार गई तो शाम को जब मैं पार्क से आई, तो जो घर का माहौल उन्होंने किया कि बस मैं बता नहीं सकती। इतना सबको टॉर्चर, वो एक जब वो टॉर्चर करती थी ना, तो 1 दिन नहीं करती थी, वो 1 महीने तक उनका टॉर्चर चलता था। वो ऐसे टॉर्चर करती थी कि जैसे खाना बना दिया तो इसमें तेल डाल दिया, ये कर दिया। मेरे माँ-बाप तक भी पहुँच जाती थी घर का जैसे करना, गाली-गलौच करती थी। मैं वो अब्यूज़िंग लैंग्वेज यहाँ यूज़ नहीं कर सकती हूँ, जैसे वो करती थी। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती थी, कुछ भी जैसे खड़ी होके गाली देना शुरू कर देती थी सामने, और मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी, और ये सब मैंने अपने घर में कहीं देखा ही नहीं था। तो मतलब इतनी इरिटेट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी मैं उनसे। फिर आया अक्टूबर का टाइम, तो अक्टूबर में भी लोग बाहर नहीं जा रहे थे, छतों पर ही जाते थे ज़्यादातर, डर लगता था कोविड का। तो फिर ऐसे ही मेरे को अच्छे से याद है, 20 तारीख की 20 अक्टूबर को मैं छत पर गई। किराएदार रहते थे 2 बहन-भाई, तो उनकी बहन, मैंने कहा नंदनी आज अमरदीप नहीं आए छत पर। तो बोले आंटी वो वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने कहा वीडियो किस चीज़ की? बोली वो ना एजुकेशन की बना रहे हैं और उनका चैनल है यूट्यूब पर। मैंने कहा अच्छा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चैनल तो पढ़े लिखे ही बना सकते हैं, कोई मेरा जैसा इतना पढ़ा लिखा तो नहीं बना सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी चैनल के बारे में। तो मैं बैठ गई, मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मैं आ गई, मैंने कहा नंदिनी मैं जा रही हूँ बेटा। तो फिर 21 तारीख को दोबारा से दूसरे दिन मैं खाना बनाकर ऊपर गई। तो मेरी सास ने फिर वही लड़ाई कर दी थी कि मेरे मेरे सामने कुछ भी कह दो तो कहती थी मेरे सामने बोल गई, ये कर दी, ऐसे घर किए, गए घर किए।
मेरे पापा और भाई इनको सबको गालियाँ दे देनी शुरू हो जाती थी। तो फिर मैं थोड़ा-सा रो ली और फिर छत पर गई, थोड़ा लेट खाना बना कर गई। तो उस टाइम नंदिनी अकेली छत पर घूम रही थी, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। तो मैं एक चेयर वहाँ पड़ी थी तो वहाँ बैठ गई। तो नंदिनी ने देखा कि आंटी आज बहुत दुखी है और बैठी हुई है, कई देर से जा नहीं रही है। तो उसने कहा कि आंटी आप आज जा क्यों नहीं रहे? मैंने कहा बेटा मैं खाना बना कर आई हूँ। तो बोले आंटी आप बहुत दुखी लग रहे हो आज, क्या बात है? मैंने कहा बेटा कुछ भी लाइफ में नहीं किया और अब जीने का बिल्कुल मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि मर जाऊं मैं। तो बोले आंटी ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप, ऐसा मत करो। मैंने कहा इतना टाइम तो बीत गया, इतनी एज हो गई, कुछ नहीं किया, सब खत्म। बोला आंटी ऐसी बात नहीं कहते, हर आदमी में एक हुनर होता है। तो मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं सीखा, सिलाई कढ़ाई कुछ भी नहीं है, और पढ़ाई तो बिल्कुल ही 12वीं तक ही पढ़ाई की, कुछ नहीं पढ़ाई मानते इसको मैं। तो फिर उसने बोला कि आंटी पढ़ाई थोड़ी सब कुछ होती है। तो सच बता रही हूँ, मुझे उस पे इतना गुस्सा आया कि ये ऐसी बात कर रही है। मैंने उससे कहा तो नहीं, पर मेरे को गुस्सा इतना आया कि ये पढ़ाई के बारे में ऐसे कह रही है कि पढ़ाई कुछ नहीं है, हुनर होना चाहिए, उसने ये कहा। और हर आदमी में एक ज़रूर हुनर होता है, आप में भी कोई हुनर होगा। तो मैंने कहा मेरे अंदर कोई भी हुनर नहीं है नंदिनी। तो बोले आप सोचो। तो मैंने कहा मेरे बाबा और पापा ये कहते थे कि आप खाना अच्छा बहुत बनाती हूँ मैं। तो बोले आंटी इसी पे आगे आगे काम कर सकते हो आप। तो मैंने कहा नंदिनी पागल हो गए हो क्या? मेरी सास गली में बाहर तो मुझे निकलने नहीं देती है। 17 साल में पहली बार मैं पार्क में गई हूँ। 17 साल बाद मैं घर से निकली हूँ इस तरह से घूमने के लिए, और वो होटल रेस्टोरेंट ये खोलने देगी? बोले आंटी आप होटल रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट तक क्यों जा रहे हो? आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हो। मैंने कहा नंदिनी कैसी बात कर रहे हो? पढ़े लिखे होते हैं वो खोलते हैं। बोले आंटी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, अनपढ़ भी खोल सकता है इसको। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? पर मैंने कहा मुझे बोलना नहीं आता, क्या बोलूँगी, क्या क्या किसके बारे में क्या बताऊँगी? फिर उसने मुझे कुकिंग चैनल दिखाए, जैसे होता है ना कोई और गाँव के कुकिंग चैनल थे वो सारे दिखाए। तो मेरे को लगा कि हाँ, ये कर सकते हैं तो शायद मैं भी कर सकती हूँ ऐसा। तो मैं नीचे आई छत से, खुश मतलब दुखी गई थी मैं, पर एक अच्छे इंसान से मिल के बहुत खुश होकर नीचे आई। और मैंने कहा एलिस, मेरी बेटी का नाम एलिस है। तो मैंने कहा एलिस मेरा चैनल बना दे। तो उसने थोड़ा-सा स्माइल की कि मम्मी क्या बात कर रही है? तो उसको भी थोड़ा वो लगा होगा अजीब-सा। तो पर उसने मेरे से कोई कुछ नहीं कहा कि मम्मी खुश है तो ठीक है। तो उसने यूट्यूब पर देखा कि चैनल कैसे बनाते हैं, उन्होंने मेरा चैनल बना दिया। अब वीडियो कौन डाले? मतलब कैसे डाले? समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा उसी दिन मैंने अपने भाई से बोल दिया कि कुलदीप एक ना वीडियो बनाने वाला स्टैंड लेके आना है। बोले दीदी ट्राइपॉड? मैंने कहा नहीं नहीं वीडियो बनाने वाला, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी क्या होता है ट्राइपॉड, क्या होता है, कुछ नॉलेज नॉलेज नहीं थी, जीरो नॉलेज थी यूट्यूब की। तो फिर ऐसे ही मेरे भाई ने स्टैंड ला दिया। तो फिर अब वीडियो बनाने की मेरी हिम्मत नहीं कि मेरी सास है वो लड़ेगी मुझे कि ये वीडियो बनाने लगी है, क्योंकि मुझे पता है उनके स्वभाव का वो कितनी खतरनाक है। तो फिर ऐसे ही दिवाली आने वाली थी, तो मैं घर में ही हम मिठाई वगैरह बना लेते, तो मेरे हस्बैंड मावा लेके आए कि मिठाई बना लेना। मैंने कहा ठीक है, बना लेती हूँ। फिर मैंने अपने बेटे से आर्यन और बेटी से मैंने कहा आर्यन एलिस मैं ये चाहती हूँ कि ना इसकी वीडियो बन जाए, पर मम्मी है कैसे बनाऊँगी? तो उन्होंने कहा कि मम्मा माँ ना 2 ढाई घंटे के लिए शाम को पार्क जाती है घूमने के लिए, आप पीछे से वीडियो बना सकते हो। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही मैं वो मम्मी गई, हमने तैयारियां शुरू पहले से ही करके रख ली थी। फिर मम्मी जैसे ही बाहर निकली हमने फटाफट से बनाना सारी चीज़ें रखी। जैसे ही मैंने वो ट्राइपॉड पे अपना फ़ोन लगाया, वो ट्राइपॉड पता नहीं कैसे वो टूट गया लगाते ही। तो मैंने कहा भगवान नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं। मेरे दोनों बच्चे खड़े थे, बेचारे सोच रहे थे कि मम्मी दुखी हो गई है, तो अब क्या करें? तो मेरा बेटा बोला कि मम्मा मैं बनाता हूँ आपका वीडियो, चालू करो। तो उसने बर्फ़ी बनाई मैंने मावा की, तो वीडियो बनाई। मैंने वीडियो नहीं बनाई, कई दिन हो गए। फिर एक दिन मेरे बच्चों ने हिम्मत की कि आप ना मम्मी ऐसे नहीं बनाओ वीडियो, आपने चैनल बनाया है तो, जब माँ पार्क जाएगी ना तब बनाना आप। तो मुझे घबराहट होती कि मेरी सास देख लेगी तो क्या होगा? मुझे उनको देखते ही अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे अंदर बहुत हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है उनकी आवाज़ सुन के, अभी भी ऐसा होता है। तो फिर क्या हुआ, मेरे बेटे ने बोला कि मैं वीडियो बनाऊँगा आपकी।
तो जैसे मैंने पहली वीडियो बनाई बेसन की बर्फ़ी की, वो आज भी मेरे चैनल पर है। तो फिर जैसे बनाई, सारी चीज़ की, बना ली, सारा वीडियो बना लिया। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम एक टेक में वीडियो बनाते थे। पॉज़ कर देता था मेरा बेटा, बताता था कि अब ऐसे बोलना है मम्मा, इसके बारे में ऐसे बोलना है, फिर पॉज़ कर देता था क्योंकि मुझे एडिट करना नहीं आता था और मेरे बेटे को भी नहीं आता था। मेरी सास को ये सब अभी तक कुछ पता नहीं था, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बताने का मतलब था आफ़त मोल लेना। तो लेकिन मेरी सास भी इतनी पागल तो है नहीं, वो समझती थी पीछे से कि ये कुछ तो ऐसा करते करते हैं जो मुझे बताते नहीं हैं। तो उसने क्या काम किया, एक दिन वो आधे घंटे में ही वापस आ गई घर। और फिर जैसे मैं तो काँपने लग गई, वीडियो बना रही थी। मैं उस दिन मेरा बेटा बोला कि मम्मा कुछ नहीं है, कूल रहो आप, आराम से रहो, बनाओ वीडियो। मैंने कहा आर्यन ये शोर मचा रही है, वीडियो में आ जाएगी, कैसे आवाज़ काटेंगे हम? कह रहे मम्मा कुछ बात नहीं, आप वीडियो बनाओ। और वो किचन के आगे गालियाँ दे रही है, ये कर रही है। मेरा बेटा जब वो बोलती, गालियाँ देती तो पॉज़ कर देता था और फिर वो बंद हो जाती तो फिर वीडियो शुरू कर देता था। मैंने आपको बताया ना कि हम एक टेक में ही वीडियो बनाते थे। तो वैसे ऐसे ही चलता रहा था। फिर उसको तो आदत हो गई कि ये तो वीडियो बनाती है, शाम को ही जाती नहीं, आधा घंटे में फिर वापस आ जाती। इतनी आफ़त कर दी कि अब मैं क्या करूँ? मैंने सोचा कि मैं छोड़ दूँगी अब, मैं नहीं बनाऊँगी। तो ऐसे ही मेरी फ्रेंड ने फिर किसी को बताया, एक फ्रेंड ने, कि मंजू आजकल पार्क में इसलिए नहीं आती कि वो वीडियो बनाती, चैनल बनाया हुआ है। तो उस जो जिसको बताया उसने कहा कि अरे आजकल तो सब चैनल बनाते हैं पर 4-5 वीडियो डालते हैं, सब बंद कर देते हैं। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे-ऐसे वो ये कह रही थी। तो मेरे को बड़ी बेइज़्ज़ती होगी। मैंने कहा भई बंद करने वाली मैं सोच सचमुच यही बात है कि अब मैं बंद करूँगी, बना नहीं सकती वीडियो। तो फिर ये तो बेइज़्ज़ती हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, सुन लिया। मैंने कहा नहीं भई ये तो बंद तो नहीं करना है, करना है। फिर मेरी सास आती, फिर वही डेली का उनका रूटीन था। आती, जैसे पानी गरम भी नहीं करना होता था फिर भी गैस ऑन करती, पानी गरम करके पीती, आवाज़ करती ऐसे क अभी तो मुझे बताते हुए हँसी आ रही है, लेकिन उस टाइम तो ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती। फिर हम वीडियो बंद कर देते थे इतनी देर तक। फिर वो बैठ जाती थी, बाहर नहीं जाती थी, बोलती रहती थी। फिर मैंने 3-4 दिन बाद एक करेले का अचार बनाया। तो करेले का अचार मैं शाम को अपलोड किया और जब सुबह उठी तो उस पे 1 लाख व्यू और 1200 मेरे सब्सक्राइबर हो गए, 1 लाख से ज़्यादा व्यू थे। तो मैंने कहा ये और नया पंगा हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर अपने बच्चों को उठाया, मैंने कहा देखो एलिस आर्यन ये क्या हो गया? बोले अरे मम्मा आपकी वीडियो वायरल हो गई, अब मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया, सब हो गया सही। तो मतलब ये था कि भगवान चाहता था कि मैं ये यूट्यूब चैनल बनाऊँ। मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया और मेरी फर्स्ट सैलरी आई 8,500 रुपए। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं करोड़ों रुपए मेरे आए हों, क्योंकि मेरे पास पैसों की कभी कमी नहीं रही, मेरे मायके में भी, ससुराल में भी कभी नहीं रही। लेकिन ऐसा लगा था मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत ही पैसा आया मेरे पास। फिर धीरे-धीरे तो फिर लाखों में आने लगे, तो फिर नॉर्मल बात हो गई। जैसे वो पहली सैलरी थी उसका वो नहीं है कि भई उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैंने अपने बच्चों को उस पहली सैलरी को पार्टी दी, जैसे होता है ना, इतना तो बड़ी सैलरी नहीं थी, पर जैसे छोटी-छोटी चीज़ें की, उनको पिज़्ज़ा खिलाया, कुछ छोटे कपड़े दिलाए, बस ये इतना ही सब कुछ किया। जैसे अपने बहन-भाइयों को भी पार्टी दी, इस तरह का वो किया। और फिर अब तो मेरा अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की है कि जो लाखों करोड़ों महिलाएँ हाउसवाइफ़ हैं, वो ये सोचती है कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। उनमें बहुत हुनर है, अपने हुनर को पहचानो और मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो और मैं जो हस्बैंड लोग हैं उन लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बीवी को सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि वो एक परिवार को छोड़कर आती है नए परिवार में, तो आपके सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर सकती है। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे सपोर्ट किया तो आज मैं यहाँ पर हूँ। लास्ट में मैं अपने हस्बैंड के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी जो मेरी नहीं है। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, मुझे हीरे का करना क्या, मेरा तो यार है हीरा। आप सबने अपना मुझे कीमती टाइम दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।